Hello everyone, I'm going to discuss liquid solution chapters. In that we are going to discuss concentration terms. Concentration terms हम लोग देखेंगे आज की liquid solution chapters में क्या क्या है और कैसे यूज होते हैं उसके. So first of all, the concentration terms is percentage weight by weight. Percentage W by W. Percentage W by W, that means percentage W by W, that means weight by weight, so that the x percent weight by weight, that means x percent weight by weight, that means x gram of solute, x gram of solute present in x gram of solute present in 100 gram of solution, 100 gram of solution. So it is percentage weight by weight, that means जो सॉल्यूट होगा वो भी ग्राम में ही होगा और जो सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं वो भी ग्राम में ही कंसीडर करते हैं. सो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल देखें हम लोग. फॉर एग्जांपल 10% W by W H2SO4, 10% W by W H2SO4. That means 10 gram of H2SO4, 10 gram of H2SO4 present in 100 gram of solution, present in 100 gram of solution. सो बेसिकली परसेंटेज वेट बाय वेट के जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो हमें ये देखना है कि सॉल्यूट भी ग्राम में लेंगे हम लोग और सॉल्यूशन भी ग्राम में लेंगे और वो 100 के टर्म में लेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट में. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज परसेंटेज W बाय V. परसेंटेज W बाय V. परसेंटेज W बाय V में हम लोग देखेंगे कि जो परसेंटेज W बाई V है वो क्या है. सो दैट मीन्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स परसेंटेज W बाई V ऑफ H2SO4. अब ये एग्जांपल लेंगे इसमें कि जो भी परसेंटेज होंगे वो कैसे लेंगे. तो परसेंटेज W बाई V ऑफ H2SO4, दैट मीन्स यहां पर वेट है और वॉल्यूम है. तो कभी भी सॉल्यूट जो टर्म लेंगे न्यूमरेटर वाला वो ग्राम में लें क्योंकि यहां पर वेट है और डिनोमिनेटर क्या है वॉल्यूम के टर्म्स में. सो दैट मीन्स अगर इसका एग्जांपल लें कि परसेंटेज 10% या परसेंटेज 10 W बाई V H2SO4, इसके टर्म में एग्जांपल्स देखेंगे तो ये होगा कि दैट मीन्स 10 ग्राम ऑफ H2SO4, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 100 ml of solution, 100 ml of solution. So basically W by V कभी भी W by V के टर्म में आ रहा है. सो हमें ये देखना है कि 100 ml सॉल्यूशंस में कितना ग्राम वेट सॉल्यूट का प्रेजेंट है. सो 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस. और यहां पर एक चीज और इंडिकेट करेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स में जो भी चीजें देखते हैं तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक चीज पूछी जाती है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है. तो यहां हमें ये देखनी है कि कभी भी वॉल्यूम का टर्म आ रहा हो, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का टर्म आ रहा हो तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. तो ये जो होगा ये क्या होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट. ये भी चीजें याद रखनी है. कभी भी जनरली सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं कि इज दिस टेम्परेचर डिपेंडेंट और नॉट. तो हमें कभी भी वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे तो ये भी चीजें याद रखनी है. वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ये भी चीजें हमें याद रखनी है. नेक्स्ट जो टर्म है इसमें परसेंटेज W बाई V हो गया. तो परसेंटेज थर्ड जो टर्म है, द थर्ड टर्म इज परसेंटेज V बाई V. अब परसेंटेज V बाई V जो टर्म है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम टर्म है. तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम टर्म में क्या करेंगे, कोई भी जैसे x% V बाई V है तो x% V बाई V दैट मीन्स x ग्राम
x ml, यहां पर क्या है, वॉल्यूम टर्म है तो ग्राम यूज नहीं करके ml यूज करते हैं कि x ml ऑफ सॉल्यूट, x ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर हमें ये चीजें देखनी है कि वॉल्यूम के टर्म में दोनों है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी, तो यहाँ पर सॉल्यूट भी वॉल्यूम में ml में होगा और सॉल्यूशंस भी वॉल्यूम में है तो ये भी ml में होंगे। सो x ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज के टर्म में देख रहे हैं तो वो 100 में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर ले कि 10% VYV, 10% VYV ऑफ H2SO4, अब इसमें दैट मीन्स कि 10% VYV H2SO4 दैट मीन्स कि 10 ml ऑफ H2SO4 जो कि सॉल्यूट है, 10 ml ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमें जो WYV ये सब जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं इनको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो हमें ये मेनली याद रखनी है कि किस तरीके से हम वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन। नाउ इसमें भी वॉल्यूम टर्म है तो ये भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, इट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये भी चीजें याद रखनी है। और जो W/W होता है, क्योंकि W/W में जो फर्स्ट वाला था वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि उसमें वॉल्यूम के टर्म नहीं है, तो जनरली वॉल्यूम के टर्म से याद रखनी है, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं तो वॉल्यूम के टर्म में होंगे तो हम बताएंगे यस इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट जो टर्म आता है कॉन्सेंट्रेशन में वो है मोल फ्रैक्शन, इट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से इंडिकेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को काई से इंडिकेट करते हैं। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी एक मिक्सचर है तो इस मिक्सचर में A एंड B दो सब्सटेंस का मिक्सचर है, सपोज हम लोगों ने मान लिया कि A एंड B दो सब्सटेंस का मिक्सचर है, तो अब अगर पूछे जाते हैं कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ A और फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो कभी भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें मोल फ्रैक्शन पहले पता होनी चाहिए कि मोल फ्रैक्शन होता क्या, कैसे फाइंड करेंगे। तो मोल फ्रैक्शंस में कभी भी जो भी देखेंगे तो मोल फ्रैक्शंस के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज मोल, number of mole of component, number of mole of component upon total moles, upon total moles, ये चीजें हमें देखनी है। जो मोल ऑफ कंपोनेंट जिसका भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे उसका मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछे जाते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड करो या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड करो, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर फाइंड करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, moles of that component upon total number of moles, that is Na plus Nb, दोनों का number of moles, ये हो गया mole fraction of A। Similarly we can find mole fraction of B, that is mole fraction of that substance B upon mole total number of moles, that is Na plus Nb। तो इस तरीके से हम लोग इंडिविजुअली मोल फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का। हम लोगों ने यहाँ पर दो ही मिक्सचर लिया था, दो ही सब्सटेंस का मिक्सचर लिया था, लेकिन इट में भी 3 और 4 बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर हो सकता है। तो जो मोल्स देखेंगे, किसी का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा तो उसके पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग देखेंगे। अगर ए बी सी डी जितने भी सब्सटेंस होंगे उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब एक चीज और देखनी यहाँ पे कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोल फ्रैक्शन से, कि किसी एक इंडिविजुअल सब्सटेंस का डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन गिवन होता है और अदर सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन पूछते हैं। तो डायरेक्ट में ये चीजें याद रखें कि एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 1। ये चीजें याद रखनी है कि जितने भी मोल फ्रैक्शंस होंगे सब्सटेंस का उन सब का जो एडिशन होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड द इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस। सपोज B का मोल फ्रैक्शन A का गिवन है, B का फाइंड करना है, या B का गिवन है A का फाइंड करना है, तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, XA इक्वल टू 1 माइनस XB। एक्चुअली काय बोलते हैं, जनरली इसको काय बोलते हैं, तो एक X जैसा लगता है लेकिन इसको मोल फ्रैक्शन को काय बोलते हैं ऐसा।
तो सो वी कैन फाइंड द मोल फ्रैक्शन इन दिस मेथड। नेक्स्ट जो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग देखेंगे, दैट इज मोलरिटी। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशंस में मोलरिटी का काफी इंपॉर्टेंस है। मोलरिटी टर्म्स देखेंगे हम लोग। व्हाट इज मोलरिटी? व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलरिटी क्या होता है? तो मोलरिटी बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशंस। तो कभी भी मोलरिटी अगर फाइंड करते हैं तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला यूज करते हैं, डेफिनेशन से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कि 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट है। दैट इज द मोलरिटी। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं मोलरिटी। और यहां पर भी देखेंगे मोलरिटी में वॉल्यूम का टर्म डिस्कस है, तो ये भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ये भी क्या, इट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म दिया हुआ है। तो कभी भी भूलना नहीं है, वॉल्यूम के कहीं पर भी टर्म होंगे तो हमें ये देखना होगा कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, नहीं है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में कभी कभी इन सब टर्म्स में पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इससे क्या, हमें इसको शॉर्ट में अगर हम लोग लिखें कि मोलरिटी फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम लीटर के टर्म में देखा। तो यहां से हमने क्या देखा कि mv जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इससे हमें क्या जरूरत है, नंबर ऑफ मोल्स से, कि mv मास मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। इससे हमें ये देखना होता है क्योंकि जनरली मोलरिटी के टर्म में हमसे पूछे जाते हैं कि कभी कभी डाइल्यूशंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कभी कभी मिक्सिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इससे डाइल्यूशंस और मिक्सिंग में देखेंगे कि क्या क्या पूछे जाते हैं। तो हमें दो चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखनी है दैट इज डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशंस वाले क्वेश्चंस में कौन सा फार्मूला देखेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि डाइल्यूशंस में सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशंस है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज 1 मोलर है और इसका वॉल्यूम 100 ml है, ठीक है। अब अगर इसको डाइल्यूट करते हैं, इसको डाइल्यूट करेंगे, किससे डाइल्यूट करते हैं, तो वाटर से। अब अगर इसमें पानी डालेंगे तो वाटर से डाइल्यूट करेंगे तो आफ्टर ऑल जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, क्या कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डाइल्यूशंस वाले क्वेश्चंस में जो हमें फॉर्मूला याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, दैट इज m1v1 इक्वल टू m2v2। क्यों ऐसा फॉर्मूला याद रखनी है ये डाइल्यूशंस वाले में, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है, अब वाटर डालने के बाद डाइल्यूट तो कर रहे हैं हम लोग तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे, नहीं, वो कांस्टेंट है। सो बिफोर डाइल्यूशन जो नंबर ऑफ मोल्स है और आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स बोथ आर सेम। सो वी कैन राइट जो n1 था ये बिफोर नंबर ऑफ मोल्स था, आफ्टर डाइल्यूशन n2 होगा। तो डाइल्यूशंस के बाद अगर n1 n2 सेम है, सो यहां पर हमने इसलिए देखा जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, m into v, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। दैट्स व्हाई m1v1 इक्वल टू m2v2 ये फार्मूला यूज करते हैं एंड वी कैन फाइंड द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक तो ये डाइल्यूशंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड जो कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं इससे वो पूछा जाता है आपका मिक्सिंग वाला। मिक्सिंग वाले क्या पूछे जाते हैं, तो मिक्सिंग में यहां पर याद रखनी है कि जो दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशंस होंगे और दोनों सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने के बाद जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा। सपोज फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेंट्रेशन है, एक सॉल्यूशन है जिसका 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और इसका वॉल्यूम है 100 ml, और सिमिलरली प्लस दूसरा जो कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरा सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर एंड 200 ml, इसका वॉल्यूम है।
तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग कि अगर दोनों को मिक्स करके एक फाइनल सॉल्यूशंस बनाया जाए, दोनों मिक्स करके, तो ये जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस होंगे, फाइनल सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, दैट मींस इसकी मोलरिटी क्या होगी, है ना। तो ये तो हमें पता है इसका वॉल्यूम्स क्या होंगे 300 ml फाइनल का, लेकिन व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस का जो सब्सटेंस है उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो फाइनल जो मिक्सचर्स है उसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ ये हमें पता है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी सेम तरीके से करेंगे कि यहाँ पर जो M1V1 है प्लस M2V2 दैट इज इक्वल टू जो एडिशन होगा नंबर ऑफ मोल्स का, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स थे M1V1 और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स थे M2V2, दोनों ऐड होकर के नंबर ऑफ मोल्स N3 हुआ। सो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग M3V3, इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे M3, सो वी कैन राइट M3 जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, इधर मोलैरिटी के टर्म में दोनों हमें याद रखनी है, एक डाइल्यूशंस वाला, दूसरा मिक्सिंग वाला। दोनों पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे जनरली इसमें छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी, कॉन्सेप्ट सीखना है कि किस तरीके से जो फार्मूला आ रहा है वो कैसे हमें पुट करनी है और हाउ टू गेट द आंसर। तो ये जो टर्म था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये मोलैरिटी का टर्म था और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टर्म देखते हैं वो देखते हैं मोलैलिटी। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और इसका जो डेफिनेशन है मोलैलिटी है क्या एक्चुअली, तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, दैट इज द मोलैलिटी। तो अगर इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in kg, तो with the help of this formula we can find मोलैलिटी भी हम लोग देखेंगे। और ये क्या, यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये भी चीज हमें याद रखनी है, मोलैलिटी में पूछेंगे तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और यहाँ ये मोलैलिटी का जो टर्म है इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो दोनों में कंफ्यूजन होता है कभी कभी बच्चों को कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में। तो पहला कि मोलैरिटी जो होता है RITY दैट इज कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, डोनेट करते हैं, और मोलैलिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। मोलैरिटी में क्या था कि 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट थे, बट यहां पर मोलैलिटी में क्या है कि 1 kg सॉल्वेंट में, नॉट सॉल्यूशन, 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी। अब यहां जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, दैट इज ppm, क्योंकि ppm भी पूछे जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कि ppm क्या है। तो ppm, फर्स्ट ऑफ ऑल ppm का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm का फुल फॉर्म। अब ये पार्ट्स पर मिलियन, ppm टर्म जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं जहां पर जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो ट्रेसेस में होते हैं, बहुत ही मिनिमल होते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी होता है, ट्रेसेस में होते हैं। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशंस होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग ppm में यूज करते हैं कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है उसका। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म हमें पता चलना होना चाहिए कि दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, जो ppm होता है। अब ppm अगर किसी का भी फाइंड करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 10 to the power 6,
यहाँ पर क्या है 100 यूज नहीं करेंगे, 10 टू द पावर 6 यूज करते हैं, क्योंकि 1 मिलियन क्या होता है 10 टू द पावर 6, क्योंकि हमें मिलियन में फाइंड करना है, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स है। सो दैट इज पीपीएम, फॉर्मूला क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो ये चीजें हमें याद रखनी है कंसंट्रेशन टर्म्स में। अब एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, जिसको हम लोग नॉर्मेलिटी बोलते हैं, तो हालांकि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट्स में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरत होती है इसकी, तो नॉर्मेलिटी देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म्स नॉर्मेलिटी यूज करते हैं। तो नॉर्मेलिटी हम लोग इंडिकेट करते हैं इसको कैपिटल एन से, डिनोट करते हैं कैपिटल एन से नॉर्मेलिटी को। और जो नॉर्मेलिटी होता है ये क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे फाइंड करेंगे, तो नॉर्मेलिटी जो होते हैं ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर भी हमें क्या दिख रहा है कि नॉर्मेलिटी जो टर्म है वो क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं सब्सटेंस के। तो मोलरिटी में हम लोगों ने देखा था कि 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बट हियर नॉर्मेलिटी में क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है सब्सटेंस का। अब यहां न्यू टर्म आ गया कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है सर। तो बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट का भी जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है बेटा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट का। अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने होंगे तो वी कैन यूज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ एक नया टर्म आ रहा है कि सर व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, तो इसको भी हम लोग फाइंड करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, या इसी को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। तो ये चीजें याद रखनी है। तो यहाँ हमें जनरली देखा जाए तो 3 फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं, तो जिसके टर्म में पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग वो चीजें हम लोग फाइंड कर लेंगे। बट ये चीजें याद रखनी है कि यहाँ पर भी नॉर्मेलिटी क्या है, वॉल्यूम टर्म इंडिकेट हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहां पर भी क्या है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है नॉर्मेलिटी टर्म, ये चीजें याद रखनी है। और कैसे फाइंड करेंगे नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के हैं। अब यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। Now new term equivalent weight, that is molecular weight upon n factor। अब फाइनली यही आ रहे कि ये नया टर्म n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर क्या है और कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ये इसको सॉल्यूशन चैप्टर में जो पूछे जाते हैं जनरली, तो नॉर्मेलिटी के टर्म में n फैक्टर जो यूज करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे। तो जनरली बच्चों n फैक्टर के बारे में देखते हैं। तो n फैक्टर क्या है, n फैक्टर या इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर देखें तो जनरली हम लोग को 4 टाइप्स के ही सब्सटेंस मिलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस जनरली, जो एसिड्स होंगे या तो बेस होंगे, सॉल्ट होंगे और आयंस होंगे। तो ये जो 4 हैं, इन 4 में कैसे कैसे देखेंगे n फैक्टर क्या होगा। तो एसिड की बात करें तो एसिड के टर्म में देखें कि जो भी एसिड्स होंगे तो एसिड्स का n फैक्टर क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो दैट इज नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेसेबल। ये चीजें हमें देखनी है कि जो नंबर ऑफ H+ आयंस हैं वो रिप्लेसेबल कितना है कोई भी एसिड में, ये चीजें हमें याद रखनी है एसिड के टर्म में। फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl में H+ आयन रिप्लेसेबल 1 होता है, तो इसका n फैक्टर क्या होगा 1। सिमिलरली H2SO4 है, तो H2SO4 में कितने 2+ आयन फर्निश होते हैं, तो यहाँ पर इसका n फैक्टर को होगा 2। सिमिलरली HNO3 या नाइट्रिक एसिड में देखें तो नाइट्रिक एसिड में एक ही H+ आयन फर्निश होंगे।
रिप्लेसेबल होंगे, तो इसका आंसर होगा 1। CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड में देखें तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, बट ये वाले हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं, तो यहाँ भी याद रखनी है स्कैन फैक्टर 1 होगा, एक ही होगा स्कैन फैक्टर। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग देखते हैं। सिमिलरली और भी कुछ है, जैसे H3PO4, H3PO4 हो गया, H3PO3 हो गया और H3PO2 हो गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि तीनों में क्या है, 3-3 हाइड्रोजन्स हैं, तो याद रखना इसके जो टोटल नंबर ऑफ फर्निश होंगे वो 3 होंगे, इसके 2 होंगे एंड H3PO2 का 1 होता है n फैक्टर, क्योंकि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हैं वो फर्निश होते हैं H+ आयन, जो सेंट्रल एटम डायरेक्ट P से अटैच्ड है वो रिप्लेसेबल नहीं होते। तो यहाँ पर ये वाले केसेस हैं, तो H3PO4 का 3 होगा n फैक्टर, H3PO3 का 2 एंड H3PO2 का 1। तो ये एसिड के केस में हम लोग देखते हैं कि ऐसे n फैक्टर फाइंड करेंगे। सिमिलरली बेस के केस में देखेंगे तो बेस में कैसे n फैक्टर फाइंड करेंगे, तो बेस के केस में हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेसेबल, हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेसेबल, यहां पर ये चीजें देखनी है कि बेस के केस में कैसे करेंगे, तो OH माइनस आयन रिप्लेसेबल। अब फॉर एग्जांपल NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें 1 होगा इसका OH माइनस आयन रिप्लेसेबल। सिमिलरली KOH है, इसका भी 1 होगा n फैक्टर। सिमिलरली MgOH होल ट्वाइस है, तो MgOH होल ट्वाइस का 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 OH माइनस आयन रिप्लेसेबल है। AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस में क्या होगा, इसका 3 होगा n फैक्टर। सो ऐसे चेक करेंगे हम लोग कि कितने OH माइनस आयन रिप्लेसेबल है। थर्ड जो केस है, थर्ड केस में सॉल्ट वाले केस में क्या करेंगे कि सॉल्ट वाले केस में n फैक्टर कैसे देखेंगे, तो सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, तो सॉल्ट में न्यूट्रल कभी भी होंगे तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे सिमिलरली सेम नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो इसमें देखना है कि इधर नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेनी है या तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज लेनी है। कैसे, फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, तो यहां पर देखेंगे कि Na+ और Cl- मतलब 1+ चार्ज है और 1 नेगेटिव चार्ज है, तो कोई भी एक लेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इसका n फैक्टर क्या होगा, 1। सिमिलरली MgCl2, अब यहाँ पे MgCl2 में क्या है, Mg2+ और 2Cl-, दैट मींस 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, तो कोई भी एक लेंगे, इसका n फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली AlCl3 में क्या होगा, यहाँ पे Al3+ और 3Cl-, तो इसमें इस केस में क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव नंबर ऑफ, तो दैट इज 3। तो ऐसे n फैक्टर देख लेंगे सॉल्ट के केसेस में। अब एक और टाइप्स जो आयोन्स वाले केसेस होते हैं, तो आयोन्स में हम लोग क्या करेंगे, n फैक्टर देखेंगे। तो आयोन्स के केस में जनरली हम लोग जो भी चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयन, नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयन, ये चीजें हमें देखनी है कि कोई भी आयन्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ चार्ज होंगे वही दे। जैसे फॉर एग्जांपल Na+ है, तो इसका क्या होगा, n फैक्टर 1 होगा। Mg2+ है, तो Mg2+ में क्या होंगे, इसके 2 हो जाएंगे। ऐसे Al3+ है, Al3+ के केस में क्या होंगे, 3 होगा। ऐसे Cl- है, Cl- के केस में क्या होंगे, 1 होंगे। सो ऑन, इस तरीके से हम लोग n फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सो आई थिंक आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।